भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया है। पराग्वे बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब क्लास में, और हम इस करंट अफेयर की सीरीज में महाजून का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और ये हमारी आज छठी क्लास होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये सारी क्लासें पसंद आ रही होगी, क्योंकि आपको जो है अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम में 100% आपके जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिन्होंने भी पुरानी क्लासें नहीं देखी है, जनवरी से अभी तक का मैंने करंट अफेयर करा दिया है, और जिन्होंने भी पुरानी क्लास नहीं देखी वो मेरी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज देखिए हम बात करने वाले, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि दक्षिण कोरिया, भारत, यूएसए, जापान और ईयू ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है। तो दक्षिण कोरिया, भारत, यूएसए, जापान और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन ने क्या एक अलायंस लॉन्च किया है, उसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल। ये जो अलायंस है इसके बारे में हम बात करें तो ये बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक रेजिलेंस सप्लाई चेन बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डियागो में बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की पहली बैठक आयोजित हुई थी। तो सैन डियागो में इसकी पहली बैठक आयोजित हुई थी और कोविड-19 महामारी के दौरान दवा की आपूर्ति में अनुभव की गई बाधाओं को भविष्य में निपटने के लिए ये जो अलायंस बनाया गया है। मतलब आपको पता है कि कोविड-19 जब आया था तो बहुत सारी जो चीजें हैं, दवाएं सप्लाई बंद हो गई थी, नई नई दवाइयां नहीं बन रही थी कि कोविड से बचा जा सके। तो इसमें जो बाधाएं आई थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए भविष्य में हमारे साथ इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती है यदि, तो उनको है उनसे बचाव के लिए ये सारी चीजें की गई थी। और दक्षिण कोरिया, भारत, यूएसए और जापान और ईयू ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है इसमें साझेदार बने हैं। ये देखो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और वो इटली के अंदर हुआ। इटली में आयोजित किया गया। इसमें IMEC परियोजना के लिए सहमति बनी। IMEC परियोजना क्या है? इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो G20 में जिसकी चर्चा हुई थी, जिसकी बात हुई थी, तो इंडिया से आपको मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी। ठीक है, जिससे जो है व्यापार में भी वृद्धि होगी और जो यूरोप जाने का जो समय है वो भी काफी ज्यादा बच जाएगा। तो इसमें भी इसके लिए जो है सहमति बन चुकी है। G7 जो है शिखर सम्मेलन 50वां शिखर सम्मेलन था, 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपूलिया में आयोजित किया गया। पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हुआ, तो अपूलिया, इटली के अपूलिया में इसका आयोजन हुआ था। और बैठक में G7 के सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जियो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर ओलाफ स्क्लोज और मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, तो इन्होंने जो है भाग लिया और इसके अंदर जो है इस पे सहमति बनी IMEC पे, मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर क्या बनी? सहमति बनी। इसमें एक आउटरीच प्रोग्राम होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच प्रोग्राम भाग लिया G7 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस शिखर सम्मेलन की भारत की ये जो है 11वीं और नरेंद्र मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी थी। एक आउटरीच प्रोग्राम होता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आउटरीच प्रोग्राम क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। सम्मेलन से अलग श्री मोदी ने G7 देश के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री है थे उस समय ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक। अभी अच्छा मेरे को बताओ, कमेंट करके बताना मुझे कि वर्तमान में जो है यूके के PM कौन है? वर्तमान में यूके के PM कौन है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, उस टाइम कौन थे? ऋषि सुनक। अभी वर्तमान में कौन है वो मुझे आप बताना। ठीक है, आउटरीच प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में बात करें तो G7 के मेजबान देश जो वहां पे जाते हैं, है ना, एक होता है मेहमान देश। देखो मैं आपको ये बता दूं, मेहमान और एक होता है मेजबान। तो मेजबान देश होता है जो उस
प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है। ठीक है, मेहमान जो बाहर से अन्य देश आते हैं, मेजबान, जैसे भारत में अगर कोई G7 की या जैसे अभी G20 की बैठक हुई थी ना, G20 की बैठक पिछले साल, तो भारत क्या है, मेजबान, जो मेजबानी कर रहा है। ठीक है, अभी आपने क्रिकेट की कमेंट्री में सुना होगा कि मेजबान टीम, इस तरह से मेजबान मतलब जो होस्ट कर रहा है। तो G7 के मेजबान देश कौन, इटली जो है ना, मेजबान देश को आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए अन्य देशों, बहुपक्षीय संस्थानों को आमंत्रित करने का अधिकार है। मतलब मेजबान देश अन्य किसी भी संस्था को या फिर अन्य जो गैर सदस्य देश है उनको जो है विशेष मुद्दे के लिए बातचीत करने के लिए वहां पे बुलाया जा सकता है। इसी तरह इंडिया को जो है जॉर्जियो मेलोनी ने वहां पर बुलाया। अब जॉर्जियो मेलोनी कौन है, इटली की प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी जी को वहां पर बुलाया गया। G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने का निमंत्रण पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 2003 में वहां पर गए थे। इस बार 2024 में इटली ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मोर्टानिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूएई, इनको सबको आमंत्रित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग, विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक को भी आमंत्रित किया था। मतलब किसी संगठन को भी आमंत्रित कर सकते हैं और आपके देशों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशल यह ध्यान रखना है कि IMEC इस पर जो है क्या बनी है, सहमति बन चुकी है। G7 संगठनों पर हम थोड़ी सी नजर देख लेते हैं कि G7 7 सबसे अधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक क्या है, अनौपचारिक संगठन है। सबसे ज्यादा जो दुनिया में औद्योगिकरण जहां हुआ है वो ये 7 देश हैं। तो G7 समूह 1973 के अरब इजराइल युद्ध के बाद अरब देशों के द्वारा जो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी गई थी। अरब इजराइल का जब युद्ध हुआ था दोस्तों, अरब इजराइल का जब युद्ध हुआ था, अरब का इजराइल के साथ जब युद्ध हुआ था, अरब कंट्रीज का इजराइल के साथ जब युद्ध हुआ था, तो अरब देशों ने, जो आपको पता है सबसे ज्यादा तेल जो है अरब देशों में मिलता है, तो अरब देशों ने क्या किया कि सबसे ज्यादा वहां पर कीमतें बढ़ा दी तेलों की। तेल की जब कीमतें बढ़ा दी, पूरे देश में सप्लाई बंद हो गई। तेल की कीमतें बढ़ाने से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है आर्थिक नुकसान देखना पड़ा और देशों को। और इसके बाद जो है फ्रांस की पहल पर, तो फ्रांस ने पहल करी और ऐसे बोला कि G7 में जो है ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका सदस्य देश हैं। फ्रांस की पहल पर ये जो है G7 संगठन बनाया गया था। वर्ष 1975 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कॉर्ड डी एस्टिंग के आह्वान पर विश्व के सर्वाधिक औद्योगिकृत, लोकतांत्रिक और गैर समाजवादी 6 राष्ट्र कौन कौन से थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहां पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक का आयोजन हुआ और इसको जो है G7 नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना कि G7 की जो पहल है वो किसने करी थी दोस्तों, फ्रांस ने करी थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखो आगे हम बात करें कि वर्ष 1976 में कनाडा को इस समूह में भी शामिल कर लिया गया। मतलब पहले जो है सदस्य देश 6 थे, 6 के बाद कनाडा को 1976 में शामिल किया गया और कनाडा की सहभागिता के बाद ये जो समूह है G7 कहलाया। पहले जो है इसको G6 बोल सकते, पहले बोला नहीं गया था, लेकिन G6 मतलब 6 सदस्य देश थे। उसके बाद जो है G7 कनाडा शामिल होने के बाद कहलाया और 1994 में G7 में रूस भी शामिल हो गया। उसके बाद जो है ये क्या कहलाया दोस्तों, ये कहलाया G8। ठीक है, अब आप G7 G8 के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या है, अलग अलग है कि ये एक ही है। तो दोस्तों ये एक ही संगठन है जिसमें रूस जो है 1994 में शामिल हो जाता है। उसके बाद जो है ये G8 कहलाया। 27 मार्च 2014 को इस संगठन से रूस को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। वो क्यों किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो G8 कहलाया था रूस को शामिल होने के बाद, ये वापस से जो है G7 हो गया। 2014 में रूस को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद से वर्तमान तक रूस सस्पेंड ही है, क्योंकि इसने क्या है यूक्रेन के ऊपर जो है हमला कर दिया था, है ना, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। तो और उसके बाद यूक्रेन संकट जो है, उसके बाद से जो है ये इस संगठन से जो है सदस्यता खो चुका है। G7 एक अनौपचारिक संगठन है जिसका मुख्यालय अथवा सचिवालय नहीं है। इसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष का जो चयन होता है वो रोटेशन के आधार पर होता है। कहाँ होता है, रोटेशन के आधार पर। G7 देश की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का, G7 जो कंट्रीज है, जो विश्व की जनसंख्या क्या 10.3% लोग
जो है रहते हैं। विश्व की जनसंख्या के मतलब इन 7 देशों के अंदर विश्व की 10.3% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 10.3% जनसंख्या निवास करती है। और हम बात करें तो जीडीपी की, और जीडीपी की हम बात करें तो 32.2% की जीडीपी में इनका योगदान रहता है। पूरे देश, पूरे विश्व की जीडीपी में इनका योगदान कितना है? 32.2%। और हम निर्यात की बात करें दोस्तों, तो निर्यात अगर G7 की बात करें तो G7 सभी कंट्री मिलकर 34.1% निर्यात करती है। और जबकि आयात की हम बात करें तो 36.7% ये आयात करती है। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यापार की दृष्टि से भी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया यूएनएससी के सदस्य चुने गए हैं। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो है पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 जून को गुप्त मतदान के माध्यम से रिक्त 5 सीटों के लिए चुनाव किया था। और इन देशों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का रहने वाला है। और ये जो 2 वर्ष का कार्यकाल है 2025 से शुरू होगा। हम थोड़ी सी बात करें, यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों की रिक्त 5 सीटों पर 6 जून को चुनाव हुआ। और चुनाव में जो है पाकिस्तान को, सोमालिया को, डेनमार्क को, ग्रीस को और पनामा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। अफ्रीकी और एशिया प्रशांत देशों की 2 सीटों के लिए पाकिस्तान और सोमालिया को चुना गया है। मतलब इनकी क्या है, हर इनको क्षेत्रों में बांटा गया है। जो अफ्रीकी और एशिया प्रशांत वाले जो क्षेत्र है वहां पर 2 सीटें थी, तो इसमें से जो है पाकिस्तान को एशिया की तरफ से और अफ्रीका की तरफ से सोमालिया को चुना गया है। पनामा को जो है लैटिन अमेरिका की ओर से और कैरिबियन समूह से चुना गया है। और डेनमार्क और ग्रीस को पश्चिमी यूरोप को चुना गया है। ये ध्यान रखना आपको, तो केवल भारत नहीं है वर्तमान में। ठीक है, ये नवनिर्वाचित सदस्य जो है जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे, है ना, क्योंकि इनका जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है। जापान का, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड का, ठीक है, इनका कार्यकाल क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। 31 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है। और 1 जनवरी 2025 से ये 5 जो सदस्य देश हैं, अस्थायी सदस्य देश हैं, इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। वर्तमान में यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना और सियरा लियोन और स्लोवेनिया है। बोले सर ये क्या मामला है, मेरे को बताओ। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो सदस्य है वो बांटे गए हैं, एक तो स्थायी और एक बांटे गए हैं अस्थायी, है ना, दिख नहीं रहा क्या? स्थायी और अस्थायी, ध्यान रखना। स्थायी जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 5 और अस्थायी है वो है 10। हर 2 साल में ये जो है सदस्य अस्थायी वाले चेंज होते रहते हैं। भारत इसमें भी रहा हुआ है, कई बार रहा हुआ है। वर्तमान में भी पाकिस्तान जो है बनने वाला है। ठीक है, और ये 5 स्थायी सदस्य ये हमेशा परमानेंट रहते हैं। अब ये 5 सदस्य कौन है जिनको वीटो की शक्ति प्राप्त है? इसमें आपको मैं बात करूं, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, ठीक है, रूस है और आपके चाइना है। ठीक है, चाइना है। ठीक है, तो ये 5 सदस्य, इनको जो है ज्यादा पावर दी गई है। क्यों पावर दी गई है ज्यादा? क्योंकि अगर इसमें क्या होता है, सहमति के आधार पर कोई डिसीजन होता है। मान लो कोई भी डिसीजन लेना है तो ये 5 सदस्य मिलकर ही इस चीज का डिसीजन लेंगे यूएन के अंदर। कैसे? बोले कि सर कोई भी अगर प्रस्ताव पास करना है या किसी को कुछ भी करना है, तो अगर किसी एक ने भी मना कर दिया ना, किसी एक ने भी मना कर दिया ना, तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। अब जैसे एक प्रस्ताव होता कि है ना, जो स्थायी सदस्य हैं इनकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए कि 5 से लेकिन इनको 7, 8, 9 तक किया जाए। लेकिन जो है चीन बार बार इस पे क्या कर देता है, वीटो कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत जैसे जो है देश इसके अंदर शामिल हो। ठीक है, तो ये इनको क्या है, वीटो पावर है। अगर किसी एक ने मना कर दिया तो वो फिर प्रस्ताव पास नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे देखो, यूएनएससी की बात कर ले। यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस, रूस और चीन है, इनके पास वीटो शक्ति है। यदि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के विरुद्ध में मतदान कर देते हैं तो प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया मैंने जो बताया आपको। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। उनके पास वीटो की शक्ति नहीं होती। 10 अस्थायी सीटें 4 क्षेत्रीय समूह के बीच वितरित की जाती है, जैसा मैंने आपको पिछले उसमें बताया स्लाइड में। अफ्रीका और एशिया प्रशांत, यूरोप, पूर्वी यूरोप है ना, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्य सदस्य केवल अपने क्षेत्रीय समूह के लिए उम्मीदवार कर सकते हैं। भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया है। मैंने कहा ना कि बहुत बार चुना गया है, तो ध्यान रखना संख्या 8 बार चुना गया है। कितनी बार? 8 बार। सबसे पहले 1950 से 51 में चुना गया था और अभी लेटेस्ट 21-22 में भी इनको चुना गया था। अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान को चुना गया है, आने वाले टाइम में वापस से भारत को चुन लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पराग में बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य। पराग